मैंने सुना प्यारे बच्चों, आपको दिक्कत आ रही है? नहीं, आज ये लाइन नहीं, आज है हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई। सब लोग खुश रहे, आबाद रहे, सुखद रहे और खूब मन लगा के मेहनत करें, पढ़ाई करेंगे। चलिए आज का टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है द प्लांट किंगडम। इस चार्ट पे आपको क्या दिख रही है? वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स, ठीक है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। इसमें आपको टेरिडोफाइट्स दिखेंगी, ब्रायोफाइट्स दिख जाएंगी, जिम्नोस्पर्म के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स और फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग वाले एंजियोस्पर्म्स के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स। आज का आउटलाइन आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है प्लांट किंगडम का? प्लांट किंगडम में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं, जिनमें सेल वॉल होता है, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है और जिनका कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनको प्लांट किंगडम में रखा गया है, ठीक है। मल्टीसेलुलर मतलब जिनका मोर देन वन सेल्स हैं, यूकैरियोटिक मतलब जिनमें वेल मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस एंड एज वेल एज सेल ऑर्गेनेल्स होंगी, जिनमें डिविजन ऑफ लेबर पाई जाएंगी, जिनमें ATS टाइप ऑफ राइबोसोम होंगी। सेल वॉल basically it is made up of cellulose in case of the plants, in addition to hemicellulose, lignin, pectin etc. ये किस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं? तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनकी बॉडी कैसी आती है? कम्प्लेक्स बॉडी। तो बेसिकली प्लांट के को कितने पार्ट्स होते हैं? छोटे से छोटे बच्चा भी बता देगा कि 3 पार्ट्स बेसिकली होते हैं, दैट इज रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्लावरिंग भी फ्लावर्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिक 3 स्ट्रक्चर है, दैट इज रूट, स्टेम एंड लीफ। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम क्या है? प्लांट किंगडम को हम किस बेसिस में डिवाइड करते हैं? सब डिवाइड किया गया है। तो पहली बात है बेस्ड ऑन सीड फॉर्मेशन और नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो देखा गया है जो क्रिप्टोगेम्स हैं उनमें कोई सीड फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। जो फेनेरोगेम्स हैं उनमें सीड फॉर्मेशन होती है। तो इस लिहाज से आप प्लांट किंगडम को सब डिवाइड कर सकते हैं। बॉडी डिफ्रेंशिएशन, दैट मीन्स उनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ है कि नहीं, उस बेसिस में भी हम प्लांट को डिवाइड कर सकते हैं। वस्कुलर सिस्टम, दैट इज प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम, इस बेसिस में भी हम प्लांट को सब डिवाइड करते हैं। सीड एनक्लोजमेंट, वेदर दे आर एक्सपोज्ड और दे आर कवर्ड, ठीक है, तो इस बेसिस में भी प्लांट को डिवाइड किया जाता है। फिर कोटिलेडोन्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ कोटिलेडन, उसके बेसिस में मोनोकोट एंड डाइकोट। मेथड्स कौन से यूज़ किए गए हैं इस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए, क्लासीफाई करने के लिए प्लांट्स को? तो फाइलोजेनेटिक, साइटोटैक्सोनॉमी, केमोटैक्सोनॉमी, मोलिकुलर टेक्निक्स वगैरह, ठीक है। अब एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। फ्लावर क्रिप्टोगेम्स में किस कैटेगरी के प्लांट्स आते हैं? जो कि नॉन फ्लावरिंग, नॉन सीडेड प्लांट्स होते हैं, दैट इज द ब्रायोफाइट्स एंड द टेरिडोफाइट्स, ठीक है। फेनोग्राम्स में कौन आते हैं? द सीड बेयरिंग एंड द फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है ना, दैट इज जिम्नोस्पर्म, जो कि सीड बेयरिंग तो होती है, फ्लावरिंग नहीं करती, उनकी सीड जो है नेकेड होती है, दैट इज एक्सपोज्ड। एंड एंजियोस्पर्म, उनमें फ्लावरिंग भी होती है और उनका सीड जो है इट इज़ कवर्ड विद इन अ फ्रूट बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उनका जो सीड एनक्लोजमेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सपोज होते हैं या फिर अनएक्सपोज होते हैं। कोटिलेडोन्स क्या है? द बेस्ट, वो जो लीफ कवरिंग होता है, सीड का जो लीफ होता है वो, उसको कोटिलेडोन्स कहते हैं। और वो या तो मोनोकोट हो सकती है या फिर डाइकोट हो सकती है। मोनोकोट मतलब उसमें एक लीफ कवरिंग होगी और डाइकोट में 2 लीफ कवरिंग होगी। उसके बाद अब जो मेथड से यूज़ किया गया है वो है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक मतलब द स्टडी ऑफ द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करके उस बेसिस में उनको क्लासीफाई किया गया है या फिर डिवाइड किया गया है। उसके बाद साइटोटैक्सोनॉमी मतलब सेल रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उसको स्टडी करके उसके बेसिस में सब डिविजन की गई है। केमोटैक्सोनॉमी मतलब बेस्ड अपॉन द स्टडी ऑफ द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल। मोलिकुलर टेक्निक्स जैसे कि DNA, RNA, प्रोटीन सीक्वेंसिंग, ठीक है, इसके बेसिस में फर्दर प्लांट किंगडम को सब डिवाइड किया गया है। तो किस किस कौन से सब डिविजन्स हैं आगे वाले स्लाइड में हम लोग देखते हैं। तो द प्लांट किंगडम इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स, दैट इज ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। इसमें हम थैलेफाइटा की बात नहीं करेंगे क्योंकि थैलेफाइटा एक अलग से मैं एक वीडियो सेशन बनाऊंगा उसके लिए, ठीक है, क्योंकि एल्गी जो है उनको प्लांट प्रोटिस्ट कहा जाता है। उनको कभी कभी कोई किसी साइंटिस्ट ने उनको किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर में रखा हुआ है, किसी साइंटिस्ट ने उनको किंगडम प्लांटी में रखा हुआ है, ठीक है। अगर RH व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन कंसेप्ट के बेसिस में हिसाब से हम जाए तो एल्गी जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया, और एल्गी में जो ग्रीन एल्गी है मोस्टली वो यूनिसेलुलर टाइप के होते हैं तो उनको प्रोटिस्टा के अंदर में रखा गया है।
फिर जो मल्टीसेलुलर एल्गी है जैसे कि रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी वगैरह, उनको रखा गया किंगडम प्लांटी के अंदर में। बट अगर हम बॉडी कंपोजिशन के अंदर बेसिस में जाए, ठीक है, तो उसमें देखा जाए जो एल्गी होती है उनकी बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, बॉडी कंपोजिशन जो है बहुत ही सिंपल टाइप की होती है, इसी लिहाज से उनको प्रोटिस्टा में रखा जाता है। और जो मल्टीसेलुलर हायर ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं उनकी बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन की होती है, उसके हिसाब से उनको रखा जाता है किंगडम प्लांटी के अंदर में, ठीक है, मतलब उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है फ्रॉम द किंगडम प्लांटी। इसलिए अलग से मैं एक वीडियो सेशन बनाऊंगा, एल्गी द प्लांट प्रोटिस्ट करके एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। तो अब देख लेते हैं प्लांट किंगडम को किस बेसिस में डिवाइड किया गया और कौन कौन से सब डिविजन्स हैं। तो पहला जो बेसिस है दैट इज़ योर बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वस्कुलर बंडल्स। तो आपको दिख रहा होगा नॉन वस्कुलर प्लांट्स एंड वस्कुलर प्लांट्स। नॉन वस्कुलर प्लांट्स का एक ही एग्जांपल है दैट इज़ योर ब्रायोफाइट्स, एंड वस्कुलर प्लांट्स में फर्दर 2 सब डिविजन्स किए गए हैं दैट इज़ स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स एंड सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। स्पोर मतलब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आती है, जिससे कंप्लीट एक नया इंडिविजुअल फिर से अराइज होता है, ठीक है। सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के को फर्दर सब डिवाइड किया गया इन टर्म्स ऑफ नॉन फ्लावरिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग में आ जाता है आपका जिम्नोस्पर्म्स एंड फ्लावरिंग के अंडर में आ जाता है आपका एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को फर्दर सब डिविजन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलेडॉन्स। अगर एक कोटिलेडॉन होगा तो उसको मोनोकोट में रखा गया है, दो कोटिलेडॉन होगा तो उसको डाइकोट में रखा गया है। फिर इवोल्यूशन ऑफ प्लांट आज के डेट में जो हम फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह देखते हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स देखते हैं, वो कहाँ से इवोल्व हुई है, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई है, ठीक है। तो जो ग्रीन एल्गी है वो एंसेस्टर माना जाता है, उनसे सबसे पहले कौन इवोल्व हुई है, ब्रायोफाइट्स, फिर धीरे धीरे टेरिडोफाइट्स इवोल्व हुए, फिर धीरे धीरे लैंड प्लांट्स इवोल्व हुए, ठीक है। लैंड प्लांट्स में भी 2 कैटेगरी के हैं, एक है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड दूसरे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। ये इस स्लाइड को आप पोस्ट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनके रिलेटेड आंसर्स यहाँ पे दिया हुआ है। 10th वाला जो पॉइंट है दैट इज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसको ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज जिस तरह से एक मेंढक जो कि एक एम्फीबियन होती है वो ज़मीन पे और पानी में दोनों जगह पे रह सकती है और फर्टिलाइजेशन के दौरान वो पानी का सहारा लेती है। उसी तरह ब्रायोफाइट्स भी क्या है, दोनों वो ज़मीन पे भी और पानी में भी रह सकती है। फर्टिलाइजेशन के दौरान उसको पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए उसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया है। ना व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट किंगडम। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बता दिया मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रोपिक के बारे में, ठीक है। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो लोग करते हैं, ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल मैटर उनका उनमें क्या होता है, स्टार्च, मेनली स्टार्च। स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। मोटिलिटी उनमें नहीं होती, ये आप लोगों को पता है। साइज़ और फॉर्म कैसे होती है, हैबिटेट कैसी होती है, उसके लिए ये पिक्चर पे ध्यान दें। इसमें आपको दिख रहा है वेरियस साइज़ के प्लांट्स होते हैं। फॉर्म कैसे होते हैं, वेरियस शेप्स के होते हैं, ठीक है। हैबिटेट्स, रेंज ऑफ हैबिटेट्स वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में आपको एपीफाइट्स भी मिल जाएंगे। एपीफाइट्स मतलब जो कि दूसरे ट्रीज़ के ऊपर वो लोग अपना आश्रय लेते हैं, ठीक है। फिर डेजर्ट प्लांट्स आपको दिख रही है डिफरेंट टाइप ऑफ कैक्टस, ठीक है। उसके बाद वाटर में भी आपको वाटर लिलीज, लोटस और वाटर हाइचिन जैसे एक्वाटिक प्लांट्स आपको दिख जाएंगे। तो रेंज ऑफ हैबिटेट्स में ये प्लांट्स पाए जाते हैं और वेरियस साइज एंड फॉर्म्स में भी पाई जाती हैं। उसके बाद अगर हम इनके सेल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करें तो बेसिकली इनके जो सेल है इसमें मेन कंपोनेंट्स क्या है, इनमें सेल वॉल होंगी जो कि सेलुलोज से बना होगा। इनमें एक सेंट्रल वैक्यूल होगा, ठीक है, जो कि होमोस्टेसिस का काम करती है। और इनमें क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है जिसमें क्लोरोफिल होती है और वो क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। प्लांट सेल का एक इम्पोर्टेंट खूबी क्या है, ये टोटीपोटेंट होते हैं। दैट मीन्स एक सिंगल सेल से कंप्लीट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। करने की एबिलिटी को टोटीपोटेंसी कहा जाता है। साइड में आपको गाजर का पिक्चर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है, एक गाजर से एक एम्ब्रायनिक स्टेम सेल लेके उसको कल्चर करके फिर से एक कंप्लीट गाजर प्रोड्यूस कर दिया गया है। तो इस खूबी को टोटीपोटेंसी कहा जाता है। जो हायर ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं उनमें क्या पाई जाती है, वस्कुलर बंडल्स, जैसे कि मैंने कहा, ठीक है। उनमें वस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, ये टिश्यूज़ होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। इसमें जाइलम क्या करती है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स का अपटिक का काम करती है और फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसलोकेशन का काम करती है। प्लांट में 3 तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, मेड अप ऑफ पेरेन्काइमल सेल्स, कोलोनकाइमल सेल्स और स्क्लेरेनकाइमल सेल्स। जो पेरेन्काइमल सेल्स हैं वो बहुत ही सिंपल तरीके के होते हैं, क्लब शेप्ड होते हैं। उनमें इंटरसेलुलर स्पेस्ड होता है, लूजली पैक्ड होते हैं, उनका वॉल जो है वो बहुत ही थिन होता है। उनमें क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। इस नज़रिए से अगर देखें तो उनका फंक्शन
कौन सी फंक्शनल रोल प्ले करेंगे वो, तो फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन और स्टोरेज का रोल प्ले करती है। कोलोनकेमल सेल जो हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े इलोंगेटेड टाइप के होते हैं और इरेगुलरली थिकेंड होते हैं। उनके जो कॉर्नर्स हैं, वॉल के जो कॉर्नर्स हैं वो थिकेंड होते हैं विथ लिग्निन या फिर सुबेरिन। तो इनके फंक्शंस क्या है, जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को। जो स्क्लेरेंकाइमल सेल्स हैं वो कैसे होते हैं, हाईली थिकेंड वॉल्स होती है उनकी, लिग्निफाइड वॉल्स होती है उनकी, ठीक है। और वो नॉर्मली डेड सेल्स होते हैं। उनका बेसिक काम क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना प्लांट को। जिस तरह से एक प्लांट एक स्टेम के ऊपर इतने सारे ब्रांचेस वगैरह, लीव, फोलिजेस वगैरह उसको सपोर्ट करती है। सपोर्ट कैसे करती है, तो इन सारे टिश्यूज़ के वजह से सपोर्ट कर पाती है वो। अब रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसा होता है, तो दो तरह के रिप्रोडक्शन देखे गए हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल मतलब क्या है, ऐसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जहाँ पे यूनियन गैमेट्स का कोई यूनियन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है। इंडिविजुअल स्पोर या क्या करती है वो, एक नए प्लांट का ग्रोथ करती है, फिर नए प्लांट को बर्थ करती है, देती है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब प्लांट के किसी भी बॉडी पार्ट से अदर देन द गैमेट्स अगर नया प्लांट एराइज हो रहा है तो उसको बोलता जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे कि लीफ हो गया, आप ब्रायोफाइलम की पिक्चर में देख सकते हैं, ब्रायोफाइलम में छोटे छोटे लीफलेट्स हैं, उसको अगर डिटैच करके आप सॉइल में लगाएंगे तो उसमें से नई ब्रायोफाइलम प्लांट ग्रो करेगी, ठीक है। उसके अलावा और भी वेजिटेटिव मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि लोअर लेफ्ट साइड ऑफ द स्लाइड में आपको दिख रहा है, ठीक है। इसमें ट्यूबर है, फिर रूट्स है, ठीक है, बर्ड्स है, उससे वो लोग क्या करती हैं, वो लोग वेजिटेटिवली प्रोपोगेट कर जाती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे स्पोर्स की बात, टेरिडोफाइट में जैसे देखा गया है, ब्रायोफाइलम लीफ के राइट साइड में आप देखिए स्पोर्स दिख रहे होंगे, स्पोरेंजियम। एक्चुअली ये स्पोरेंजिया है जिसके अंदर स्पोर्स होती है, ठीक है। ये स्पोर्स जो है इंडिविजुअली क्या कर सकती है, अब एक कंप्लीट प्लांट बॉडी को फिर से ग्रो कर सकती है, डेवलप कर सकती है। उसके बाद जो गैमा है, ये भी एक रिप्रोडक्टिव, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, यूनिट है जो कि एक कंप्लीट प्लांट बॉडी को फिर से ग्रो करा देती है, ठीक है। अगर आप मार्केंशिया को देखेंगे, एकदम अपर राइट कॉर्नर में देखिए, अगर आप मार्केंशिया को देखेंगे तो उनमें आपको छोटा छोटा कप लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, उनको गेमा कप कहा जाता है। उनके अंदर होती है गेमा, जो कि एक नया मार्केंशिया प्लांट को ग्रो करने में कर देती है, ठीक है। इट अराइजेस इनटू ए न्यू मार्केंशिया प्लांट, ठीक है। अच्छा, अगर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो जितने भी हायर ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं उनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखता है। तो वो किस तरह से होती है, प्लांट की जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये एक फ्लावरिंग प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखाया गया है। इसमें आपको देख सकते हैं स्टेमेन और पिस्टिल। स्टेमेन होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड पिस्टिल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो स्टेमेन में जो एंथर है उसमें रहता है आपका पोलन ग्रेन, ठीक है। पोलन ग्रेन के अंदर रहता है स्पोर्स, ठीक है, मेल गैमेट्स रहता है उसके अंदर। उसके बाद जो पिस्टिल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसको तीन स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया, देते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। यहाँ पे शायद नहीं दिखाया है। अच्छा, नीचे जो ओवरी है, ओवरी में रहता है ओव्यूल्स। तो ये पोलन ग्रेन जब जाकर स्टिग्मा में बैठती है, स्टिग्मा में चिपचिपापन रहता है, उसमें चिपक जाती है, फिर वहाँ से पोलन ग्रेन जो है एक पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करके ओव्यूल तक पहुँचती है, पहुँच के अपने अंदर जो मेल गैमेट्स होते हैं उसको रिलीज़ कर देती है। तो वो जाके फर्टिलाइजेशन करके एक जाइगोट बनाती है, फिर जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है, एम्ब्रायो से एक छोटा बेबी प्लांट बनता है, ठीक है। फिर वो प्लांट ग्रो कर जाता है इनटू अ कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल। अब इनका लाइफ साइकिल के बारे में अगर देखें तो इनमें एक खूबी दिखती है, दैट इज़ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब क्या, ये पीढ़ी दर पीढ़ी वो बदलती है, वो अल्टरनेट करती है वो पीढ़ी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पर ऊपर गेमेटोफाइटिक वेजिटेटिव बॉडी है, गेमेटोफाइटिक प्लांट है, उसमें से जो स्पोर्स बन रहे हैं वो गैमेट या फिर गैमेट्स बोलिए, जो गैमेट्स बन रहे हैं वो यूनाइट करके क्या बना रही है, एक डिप्लॉइड जाइगोट बना रही है, जो कि एक स्पोरोफाइटिक वेजिटेटिव बॉडी का जनरेशन कर रही है, ठीक है ना। फिर ये जो स्पोरोफाइटिक बॉडी है जो कि डिप्लॉइड नेचर की होती है, वो म्यूसिस करके फिर स्पोर्स बनाती है, वो स्पोर्स जाके एक गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी को जनरेट करता है, ठीक है। तो देखा जाए तो क्या होना चाहिए था कि जो गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है उसके जो गैमेट्स हैं वो फर्टिलाइज करके एक गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी देना चाहिए था, लेकिन वो क्या दे रही है, एक बना रही है एक स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, ठीक है। और जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है उसके जो गैमेट्स हैं वो फ्यूजन होकर क्या बनाने चाहिए थे, उसको गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाने चाहिए थे, लेकिन वो क्या कर रही है, जो स्पोरोफाइटिक है वो स्पोरोफाइटिक बनाने चाहिए थे, लेकिन वो क्या कर रही है, वो गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बना रही है, ठीक है। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इनका बदलाव होते रहता है, अल्टरनेटली ये ग्रो होते हैं, ठीक है ना। तो इसी फिनोमेनन को कहा गया है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस फिनोमेनन को डिस्कवर किया था
हॉफमेस्टर ने इन द ईयर 1851, ठीक है। और द बेसिस ऑफ द डोमिनेंट फेज, ठीक है, इनमें जो फेज डोमिनेंट होता है, दो फेज होते हैं, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, या फिर गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक फेज, ठीक है। तो जो फेज डोमिनेंट होता है उसके बेसिस में साइकिल का नाम दिया गया है। अब टेरिडोफाइट में किस तरह की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखती है, तो इसमें जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है, मेन जो वेजिटेटिव बॉडी है दैट इज योर स्पोरोफाइटिक, दैट इज डोमिनेंट एंड इज फ्री लिविंग। और जो गैमेटोफाइट होता है वो स्मॉल होता है, शॉर्ट लिव्ड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द गैमेटोफाइट। राइट साइड में आपको लाइफ साइकिल और फन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेन जो प्लांट बॉडी है दैट इज योर मेल मेच्योर स्पोरोफाइट, राइट, मेच्योर स्पोरोफाइट। उसमें से क्या हो रहा है, स्पोर्स बन रही है, स्पोर्स फिर it is giving rise to a mature gametophyte, and then the gametophyte is again it is producing the spores, ठीक है, the male and female fertilizing units gametes, और वो उसमें जब फ्यूजन होता है तो वो डिप्लॉइड जाइगोट बनाती है, और डिप्लॉइड जाइगोट जो है इट गिव्स राइज टू न्यू स्पोरोफाइट, ठीक है। तो इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलती है। अब यहाँ पे देखेंगे जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है फॉर द न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन के बेसिस में वो डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए उसको कहा गया है इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पोरोफाइट, ठीक है। यहाँ पे गैमेटोफाइट नहीं होगा, यहाँ पे स्पोरोफाइट होगा। ऊपर वाला गैमेटोफाइट इज स्मॉल, शॉर्ट लिव एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पोरोफाइट। अच्छा, अगर आप ब्रायोफाइट की बात करेंगे तो ब्रायोफाइट में कैसा होता है, इनमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है दैट इज योर गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं गैमेटोफाइट जो है उसमें से गैमेट्स बन रही है, फिर वो फर्टिलाइजेशन करके डिप्लॉइड जाइगोट बना रही है, जाइगोट बना के फिर ये क्या करती है, यंग स्पोरोफाइट को जनरेट करती है। अब ये यंग स्पोरोफाइट जो है ये गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे देखिए अटैचमेंट दिखाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे अटैच्ड है ये दोनों, ठीक है, दैट इज द स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट। फिर जब स्पोरोफाइट मेच्योर्ड होता है तो उनमें क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है दैट इज स्ट्रोबुलस, जिसमें स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिया मतलब स्पोर का थैला। तो उस थैले में क्या होता है, स्पोर्स, फिर वो स्पोर्स क्या होता है, फिर गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी को जनरेट करती है। इस तरह से इनमें साइकिल चलते रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा था, गैमेटोफाइट क्या है, डोमिनेंट होते हैं एंड इट्स नॉन डिपेंडेंट, और जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, शॉर्ट लिव होते हैं एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट्स, जैसे कि हमने देखा है। अच्छा, अब जो स्पर्मेटोफाइट है उनमें किस तरह की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखती है। नॉर्मली क्या होता है, जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइटिक डोमिनेंट होती है, ठीक है, एंड इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। हालांकि जो गैमेटोफाइट होता है वो बहुत ही रिड्यूस्ड साइज का होता है एंड इज डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट। अब पिछले स्लाइड में हमने जो बातें डिस्कस की है वो इस स्लाइड में आपको सारे दिख जाएंगी, आप चाहे तो इसको पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट क्या है, ये छोटे से छोटा बच्चा भी बता देगा कि प्लांट हमें क्या प्रोवाइड करती है। दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज़ प्रोवाइडिंग अस ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद में ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करती है, दैट मीन्स कार्बन स्टोरिंग का काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये बहुत ही हार्मफुल एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना, बहुत मेजर ग्रीन हाउस गैस में इसको काउंट किया जाता है। तो ये अगर ज़्यादा मात्रा में पाई जाएंगी हमारी धरती पे तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, जिससे क्या होगा, क्लाइमेट में वेरिएंस आएगी, ठीक है। प्लांट क्या करती है, ट्रांसपिरेशन भी करती है, जिससे क्या होता है, पीरियोडिक रेनफॉल भी होती है, ठीक है। उस हिसाब से वो एक बैलेंस मेंटेन करता है एनवायरनमेंट में, ठीक है। उसके बाद वुड के प्लांट से हमें क्या मिलती है, लकड़ी मिलती है, खाना मिलता है, शेल्टर, क्लोथिंग, मेडिसिन, ऑर्नामेंटेशन, ये सब कुछ हम प्लांट से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑर्नामेंटेशन का मतलब होता है जैसे सजावट के लिए, ठीक है, तो प्लांट को हम सजावट के लिए तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये प्लांट क्या करती है, पेस्ट कंट्रोल करती है, जैसे कि बहुत सारे नीम के पेड़ हुए, तुलसी के पेड़ हुए, ये सब क्या करती है, ये सब मच्छरों को दूर भगाती है, कीड़े मकोड़ों को दूर रखती है, ठीक है ना। उसके बाद सॉइल डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने में मदद करती है, मतलब उसको सॉइल को डिग्रेड होने नहीं देती। डिग्रेडेशन मतलब सॉइल का जो क्वालिटी है उसको ख़राब नहीं होने देती, उसको फर्टाइल करके रखती है, एंकरेज करके रखती है ताकि सॉइल इरोशन ना हो, ठीक है। उसके बाद में कल्चरल वैल्यूज़ मतलब जैसे अतिथि देवो भव हम मानते हैं, ठीक है ना, भारत में। तो इस हम क्या करते हैं, किसी भी अतिथि को जब स्वागत करते हैं तो फूल माला का हार चढ़ाते हैं। कोई किसी भी पूजा में आपको पेड़ पौधे की ज़रूरत पड़ती है, पत्तियों की ज़रूरत पड़ती है, फूल की ज़रूरत पड़ती है, तो उस लिहाज से ये कल्चरल वैल्यूज़ के तौर नज़रिए से भी प्लांट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आने वाले वीडियो में हम डिविजन्स ऑफ प्लांट किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे।
अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, स्लाइड्स को ज़रूर देखें, पॉज करके देखें। थैंक यू। दैट मीन्स कार्बन स्टोरिंग का काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये बहुत ही हार्मफुल एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना, बहुत मेजर ग्रीन हाउस गैस में इसको काउंट किया जाता है। तो ये अगर ज़्यादा मात्रा में पाई जाएंगी हमारी धरती पे तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, जिससे क्या होगा, क्लाइमेट में वेरिएंस आएगी, ठीक है। प्लांट क्या करती है, ट्रांसपिरेशन भी करती है, जिससे क्या होता है, पीरियडिक रेनफॉल भी होती है, ठीक है। उस हिसाब से वो एक बैलेंस मेंटेन करता है एनवायरनमेंट में, ठीक है। उसके बाद वुड के प्लांट से हमें क्या मिलती है, लकड़ी मिलती है, खाना मिलता है, शेल्टर, क्लोथिंग, मेडिसिन, ऑर्नामेंटेशन, ये सब कुछ हम प्लांट से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑर्नामेंटेशन का मतलब होता है जैसे सजावट के लिए, ठीक है, तो प्लांट को हम सजावट के लिए तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये प्लांट क्या करती है, पेस्ट कंट्रोल करती है, जैसे कि बहुत सारे नीम के पेड़ हुए, तुलसी के पेड़ हुए, ये सब क्या करती है, ये सब मच्छरों को दूर भगाती है, कीड़े मकोड़ों को दूर रखती है, ठीक है ना। उसके बाद सॉइल डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने में मदद करती है, मतलब उसको सॉइल को डिग्रेड होने नहीं देती। डिग्रेडेशन मतलब सॉइल का जो क्वालिटी है उसको ख़राब नहीं होने देती, उसको फर्टाइल करके रखती है, एंकरेज करके रखती है ताकि सॉइल एरेशन ना हो, ठीक है। उसके बाद में कल्चरल वैल्यूज़, मतलब जैसे अतिथि देवो भव हम मानते हैं, ठीक है ना, भारत में। तो इस हम क्या करते हैं, किसी भी अतिथि को जब स्वागत करते हैं तो फूल माला का हार चढ़ाते हैं। कोई किसी भी पूजा में आपको पेड़ पौधे की ज़रूरत पड़ती है, पत्तियों की ज़रूरत पड़ती है, फूल की ज़रूरत पड़ती है, तो उस लिहाज से ये कल्चरल वैल्यूज़ के तौर नज़रिए से भी प्लांट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आने वाले वीडियो में हम डिविजन्स ऑफ प्लांट किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, स्लाइड्स को ज़रूर देखें, पॉज करके देखें। थैंक यू।